हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिताक्षी केमिस्ट्री क्लासेस। अभी हम केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होता है और उसमें कौन से बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, अलग अलग चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो पहला देखेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड पैरामीटर्स में बॉन्ड पैरामीटर्स पहला है बॉन्ड लेंथ। जब मैं बॉन्ड लेंथ कह रहा हूं तो आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, बॉन्ड लेंथ मतलब क्या है? बॉन्ड की लेंथ। बॉन्ड किस में होता है? दो एटम्स में होता है। दो एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है उसकी लेंथ, इसी को हम क्या कह रहे हैं? बॉन्ड लेंथ कह रहे हैं। देखो बेटा, बॉन्ड लेंथ इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। बॉन्ड लेंथ इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। देखो बेटा, मैं अभी और एक बार लिखता हूं डेफिनेशन। बॉन्ड लेंथ is nothing but the equilibrium distance between nuclei of two bonded atoms in a molecule। देखो बेटा, बॉन्ड लेंथ का सिंपल डेफिनेशन क्या है? बॉन्ड लेंथ इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। देखो, अभी मैं इधर एक टू एटम्स निकालता हूं। देखो बेटा, ये ए है, ये बी है। ए का न्यूक्लियस एंड ये बी का न्यूक्लियस, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या कह रहे हैं? बॉन्ड लेंथ। देखो इसको क्या कह रहे हैं हम बेटा? बॉन्ड लेंथ। देखो, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, यही इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है बेटा, यही इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। देखो, अभी इसको हम क्या कह रहे हैं? आर ए, और इसको हम क्या कह रहे हैं? आर बी। तो जाहिर सी बात है बेटा, ये आर ए क्या होगा? रेडियस। आर ए एंड आर बी आर रेडियस ऑफ respective A and B atom। अंडरस्टैंड? सो ये क्या है? A एटम का रेडियस क्या है? आर ए है। बी एटम का रेडियस क्या है? आर बी है। तो आर ए प्लस आर बी मतलब क्या है? हमारा बॉन्ड लेंथ है। देखो, तो आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, यही क्या है? हमारी बॉन्ड लेंथ है। बट बेटा, ये बॉन्ड लेंथ कब हो जाएगी? जब ये ए एटम और बी एटम सेम ही होंगे। ए और बी एटम क्या है? इक्वल होंगे। देखो बेटा, बॉन्ड लेंथ होगा, दिस रूल अप्लाइज ओनली फॉर दिस फॉर्मूला ओनली अप्लाई homo diatomic molecule for homo diatomic molecule। देखो बेटा, मैं क्या कह रहा हूं? ये जो फॉर्मूला है ये किस लिए अप्लाई हो रहा है? होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब क्या? जो मॉलिक्यूल के एटम सेम होंगे। देखो, H2 Cl2, बाद में Br2 या F2, लाइक दिस। बिकॉज ये क्या है, इसमें दोनों में एटम क्या आप देख रहे हैं बेटा? सेम ही देख रहे हैं। तो सेम ही है, तो इस केस में
ये फॉर्मूला है बेटा। जब हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल हो तब उसका फॉर्मूला डिफरेंट है बेटा। बॉन्ड लेंथ तो इसी तरीके की होगी, बॉन्ड लेंथ तो इसी कहेंगे। देखो ये ए एटम है, ये बी एटम है, लेकिन ये हेट्रो है, तो बॉन्ड लेंथ इसी तरीके की रहेगी, लेकिन उसका बॉन्ड लेंथ निकालने का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या फॉर्मूला है वो भी देखेंगे बेटा। देखेंगे इसकी केस 2, इसमें ही केस 2 मतलब हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल। नाउ इन द केस ऑफ in the case of heterodiatomic molecule, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल में आपको बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, देखो Bl इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 XA प्लस XB इज इक्वल टू एमस्ट्रॉन्ग। Bl is equal to RA plus RB minus 0.09 XA minus XB एंगस्ट्रॉम। तो इसमें XA और XB क्या है बेटा? XA क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्ट। एंड XB क्या है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है ना। आपको अभी बॉन्ड लेंथ मतलब क्या है समझ आया? बॉन्ड लेंथ मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है सर, ये हमारा ए एटम है, बी एटम है, दोनों भी एक दूसरे के साथ बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इसका न्यूक्लियस, ये दोनों के न्यूक्लियस में का डिस्टेंस ही हम क्या कह रहे हैं? बॉन्ड लेंथ कह रहे हैं। बॉन्ड लेंथ में हमारे बॉन्ड लेंथ के लिए दो केस है हमारे पास। एक हम होमोएटॉमिक का कैलकुलेट करते हैं और दूसरा हम हेट्रोडायटोमिक का कैलकुलेट करते हैं। होमोडायटोमिक का सिंपल है सर RA प्लस RB। हेट्रोडायटोमिक का हमारे पास ये फॉर्मूला है, बस इतनी सी बात है। अभी हम उसके ऊपर फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। तो पहला है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। पहला कौन सा फैक्टर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जब दो हेट्रोडायटोमिक में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा हो तो क्या होता है? उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है? कम होता है बेटा। उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है? कम होता है। उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो तो उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैं आपको इधर लिख देता हूं। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो बेटा अभी मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। HF, HCl, HBr, H हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है ना। अभी देखो मैंने सिंपल सी जाहिर सी बात आपको क्या कही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी। अभी इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस में ज्यादा है? HF में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बेटा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बॉन्ड लेंथ सबसे कम। तो अभी देखो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होंगी? HI की होंगी। समझ आ रहा है? ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा क्यों होता होगा बच्चा? देखो
अभी मेरे पास एक HF है और एक HI है। मैं इधर जस्ट एग्जांपल के लिए बताता हूँ। अभी मेरे पास क्या है, HF है और ये HI है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की H से बहुत ज़्यादा हाई है, तो क्या करेगा वो, H को खींच लाएगा, H को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से खींच लाएगा। यदि अगर H को ये फ्लोरीन इतना सा खींच पाता है तो आयोडीन क्या करेगा, इतना ही खींच पाएगा, क्योंकि आयोडीन और फ्लोरीन में आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से वो हाइड्रोजन को फ्लोरीन के इतना खींच नहीं पाएगा, क्लोरीन हाइड्रोजन को ज़्यादा खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। फ्लोरीन के कंपैरिजन में आयोडीन उतना खींच नहीं पाएगा क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है। तो ठीक है, वो छोड़ो, ये पूरा ये ट्रेंड ध्यान में रखो। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो ये बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। अभी हम दूसरा इफेक्ट देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर का। इधर ही देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर में बेटा बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। देखो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या है? बॉन्ड ऑर्डर मतलब किसी भी दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स है, इसको हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। समझो कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर एक है। कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर दो है। कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी बेटा? 3 होगी। तो अभी देखो, अभी हम क्या कह रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है? तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। Bond length is inversely proportional to the bond order. देखो बेटा बॉन्ड ऑर्डर, अभी मैं क्या बोला, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2। कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। तो जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा तो हमारा बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। देखो 1.54, 1.334, 1.20। देखो इससे हमको क्या पता चल रहा है बेटा? जाहिर सी बात है, जब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बढ़ रहे हैं, मतलब कार्बन कार्बन के बीच का जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो हमारी बॉन्ड लेंथ भी कम हो रही है। ये बॉन्ड लेंथ है। तो जाहिर सी बात है हमारी बॉन्ड लेंथ भी कम हो रही है। मतलब क्या है? बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। देखो और एक एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं। कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड ऑक्सीजन। करेक्ट। देखो 1.43, 1.20, 1.13। देखो बेटा इधर भी कार्बन की बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रही है ऑक्सीजन के साथ। जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रही है वैसे हमारी बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। तो हमारी बॉन्ड लेंथ का क्या है पैटर्न? ऐसा है बेटा। बॉन्ड लेंथ का पैटर्न कैसा है? ऐसा है। मतलब क्या है? बॉन्ड ऑर्डर मोर, बॉन्ड लेंथ लेस। ओके, समझ में आया? इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी इजी बेटा। जस्ट एक बार आप उस पर फोकस करिएगा, आपको समझ आ जाएगा। लेंथ, ठीक है। अभी हम देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। देखो अभी नॉर्मली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देखा जाए तो
1.54 Armstrong for carbon-carbon single bond and 1.34 for carbon-carbon डबल बॉन्ड. बट रेजोनेंस में हम सबको मालूम है बेंजीन हमारा क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है. तो इसमें कार्बन कार्बन सिंगल एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक ही लेंथ दिखाते हैं 1.39 एंगस्ट्रॉम. समझ आया? तो ये रेजोनेंस इफेक्ट भी कुछ ना कुछ बॉन्ड पर इफेक्ट डालता है. इधर सिंगल और डबल बॉन्ड का एक ही लेंथ है 1.39. क्यों? कि रेजोनेंस की वजह से. इधर क्या है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का अलग है. तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करे, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन का अलग अलग है, बेंजीन में सेम है. तो इसी का मतलब रेजोनेंस इफेक्ट कुछ ना कुछ इफेक्ट करता है हमारे बॉन्ड लेंथ पर. ठीक है ना? तो और एक मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं. हमारे पास CO2 है. CO2 को रेजोनेंस स्ट्रक्चर में निकालता हूं. देखो ये एक हो सकता है, उसके बाद ये एक हो सकता है, ये एक हो सकता है, और ये एक है. तो बेटा इसमें जो बॉन्ड लेंथ है जो 1.15 है, इन सब में एक ही बॉन्ड लेंथ हमको दिखाई दे रही है जो कि 1.15 एंगस्ट्रॉम है. तो इसी का मतलब यही है कि रेजोनेंस इफेक्ट कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारे बॉन्ड लेंथ पर भी करता है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारे बॉन्ड लेंथ पर भी पड़ता है. क्योंकि देखो कार्बन कार्बन में ये डिफरेंस है, लेकिन इस कार्बन सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड में कोई भी डिफरेंस नहीं है. इसमें भी CO2 में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कुछ भी डिफरेंस नहीं है. एक ही हमको वैल्यू बॉन्ड लेंथ की आ रही है. तो बॉन्ड लेंथ का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारे तो रेजोनेंस का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारे बॉन्ड लेंथ पर हो रहा है. अभी देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन में बेटा बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X कैरेक्टर है. आप सभी को मालूम है S कैरेक्टर बढ़ना यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ना. मतलब S कैरेक्टर क्या करता है, S कैरेक्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है. तो बेटा बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर है. मतलब जितना ज्यादा S कैरेक्टर वो हाइब्रिडाइजेशन में होगा उतनी वो बॉन्ड लेंथ कम होगा. जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होगा उतना उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा. देखो अभी मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल लेके भी बताता हूँ. BCl2, BCl2, BCl3 and CCl4. sp2 एंड sp3. आप सब इधर देख सकते हैं S कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, sp में ज़्यादा है. उसके बाद sp2 में ज़्यादा है और सबसे कम sp3 में है. इसमें कितना है, 50% है. इसमें कितना है, 33% के आसपास है. और इसमें कितना है, 25% के आसपास. तो S कैरेक्टर जितना ज़्यादा उतना हमारा बॉन्ड लेंथ कम होगा. तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किस में होगा बेटा, CCl4 में होगा. बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस. समझ आया? बॉन्ड लेंथ में कौन से इफेक्ट है जो हमें देखना चाहिए, वो हमें याद रखना चाहिए. पहला जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. मैं इधर लिखता हूं. फर्स्ट पहला जो है Bl क्या है, Bl इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. दूसरा क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है. दूसरा क्या है, बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
बॉन्ड ऑर्डर। तीसरा क्या है? रेजोनेंस है। रेजोनेंस है। रेजोनेंस का क्या है? कुछ तो इफेक्ट उस पर होता है। रेजोनेंस also resonance also affect on bond length। और चौथा क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है बेटा। ये क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कैसा है? बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यस कैरेक्टर। ये जस्ट 4 पॉइंट हमें बॉन्ड लेंथ की इसमें याद रखना है, और इसके बाद हमारा ये बॉन्ड लेंथ का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। अभी हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ क्या होती है और उसके ऊपर कौन से पैरामीटर अफेक्ट करते हैं। ठीक है। बॉन्ड एंगल। जब बॉन्ड एंगल की बात होती है तो आप सभी को मालूम होगा बॉन्ड एंगल मतलब क्या है। बॉन्ड एंगल मतलब एंगल बिटवीन बॉन्डेड एटम्स विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। देखो बेटा, अभी मैं उसका एक एग्जांपल अभी उसका मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद और एक बार हम अच्छे से उसको समझाएंगे। इट इज डिफाइंड एज एंगल between angle of orbitals, angle between orbitals containing bonded electron pair containing bonded electron pair around central atom in a molecule। देखो बेटा, अभी मैं एग्जांपल लिखता हूँ आपको ये बॉन्ड एंगल समझाने के लिए। मेरे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है। मैं क्या कह रहा हूँ? एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स है बेटा। इट इज एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ये ऑर्बिट में क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर है। और ये किसके सराउंड है? सेंट्रल एटम के। देखो ये एंगल बेटा, ये एंगल बॉन्ड एंगल मतलब क्या है? ये एंगल बॉन्ड एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स, एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स containing bonded electron pair around central atom। ठीक है ना? ये समझ आया? तो अभी उसके ऊपर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो देखेंगे बेटा। इट इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। इट इज रिप्रेजेंट बाय, दूसरा एक पॉइंट है, डिग्री मिनट सेकंड। डिग्री मिनट एंड सेकंड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिग्री मिनट एंड सेकंड। बेटा यही हमारा होता है बॉन्ड एंगल। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन बॉन्ड एंगल। अभी देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन बॉन्ड एंगल। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन बॉन्ड एंगल। फर्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल is directly proportional to percentage of S character। मतलब जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल होगा बेटा।
अभी और एक बार वही एग्जांपल देखेंगे, BCl2 BCl3 CCl4। देखो इसका क्या है, sp2sp। अब बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा बेटा? मैं क्या कह रहा हूं, एस कैरेक्टर जितना ज्यादा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। अभी बॉन्ड एंगल एस कैरेक्टर किस में ज्यादा है? एसपी में 50% है। इसमें कितना है? नियर अराउंड 33 पॉइंट समथिंग है। इसमें कितना है? 25 के आसपास है। तो एस कैरेक्टर ज्यादा किस में है? एसपी में है। तो एसपी में है तो एस कैरेक्टर एसपी में ज्यादा है, इसीलिए उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा बेटा, इसलिए उसका उस बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। ठीक है ना? अब समझ आया आपको क्यों ऐसा हो सकता है, क्यों ऐसा हो सकता है, बॉन्ड एंगल क्यों ज्यादा हो सकता है? आप सभी को मालूम है एस का शेप कैसा है, राउंड है, राउंड है। इसीलिए ऑर्बिटल के उसका शेप राउंड होने के कारण उसको स्पेस थोड़ा राउंड शेप में ज़्यादा लगता है, इसलिए वो रिपल्शन करके उसका बॉन्ड एंगल बढ़ता है बेटा। ये सिंपल उसके पीछे का एक लॉजिक मैंने एक लॉजिक है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, लोन पेयर का इफेक्ट देखेंगे बेटा। लोन पेयर का इफेक्ट देखेंगे। लोन पेयर का इफेक्ट क्या होता है ये देखेंगे। ये दूसरा इफेक्ट है लोन पेयर। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो बेटा, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तब लोन पेयर, जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे, जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा बेटा, उतना ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। अभी मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास है CH4 NH3 NH2। देखो बेटा, मैंने क्या बोला है, while hybridization is same then only this rule is applied। while hybridization is same, ठीक है ना? बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। अभी नाइट्रोजन के, अमोनिया में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, इधर वाटर में ऑक्सीजन पे ऊपर 2 लोन पेयर है। तो जाहिर सी बात है बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा बेटा? बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? CH4 का होगा। क्यों? क्योंकि CH4 के पास, कार्बन के पास 0 लोन पेयर है, लोन पेयर 0 है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर 1 है एंड वाटर के पास लोन पेयर कितने हैं? 2 है। तो हमने अभी देखा है कि जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उतना उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, उतना उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। बात समझ में आई है? ठीक है बेटा। और एक इसमें और एक मैं बात कहना चाहता हूं, यदि अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, तो क्या करेंगे सर? तो यही बात है, उसके जो साइड एटम्स है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा तो जितना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना उसका कम बॉन्ड एंगल होगा, उतना उसका कम बॉन्ड एंगल होगा। इफ सपोज, देखो बेटा मैं इधर लिखता हूं, इफ सपोज hybridization and lone pair also same, are also same, then side atom will play role more electronegative
side atoms have less bond angle, suppose example OF2 OH2, देखो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है सपोज। तो इसमें क्या है, बॉन्ड एंगल जो है इसका ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा होगा वाटर का। बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा बेटा? वाटर का ज़्यादा होगा। मैंने क्या बोला है, सपोज हाइब्रिडाइजेशन, इफ सपोज हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर, इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर भी सेम है, देन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम्स हैव लेस बॉन्ड एंगल। अभी OH2 में इधर H है, इधर फ्लोरीन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? हाइड्रोजन है, इसलिए हमारा बॉन्ड एंगल है वो वाटर का ज़्यादा आ गया बेटा। ये क्यों ज़्यादा आ गया, कैसे ज़्यादा आ गया, और एक नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें आपको समझ आ जाएगा बेटा। ठीक है ना, ये खत्म हो गया। अभी देखेंगे बेटा सेंट्रल एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। देखो बेटा अभी कंपैरिजन करेंगे, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अभी देखो मेरे पास दो मॉलिक्यूल है बेटा, एक मॉलिक्यूल है H2O, वी विल कंपेयर H2O एंड H2S। देखो ये हो गया मेरा H2O एंड ये हो गया मेरा H2S। आप सभी को मालूम है ये H2O और H2S में ये सेंट्रल एटम O एंड S है। O एंड S में सेंट्रल एटम O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। सो जाहिर सी बात क्या है, हमारा ये रूल क्या बताता है, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सो बॉन्ड एंगल हमारा किसका ज्यादा होगा बेटा? H2O का ज्यादा होगा। बात आई समझ में? बात समझ में आ गई? देखो अभी इधर एक मैं आपको बताता हूं चीज, ध्यान से सुनो। ये O और H में दो इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग है, करेक्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की ज्यादा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच लेगा बेटा। जब ये इलेक्ट्रॉन खींच के उसके खुद के पास लेगा, देखो जाहिर सी बात है उसके खुद के पास लेगा तो जाहिर सी बात है उसका बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इधर सल्फर है, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाता, तो इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर ही लाई कर रहे हैं, तो इसमें बॉन्ड एंगल बहुत कम है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ सेंट्रल एटम मैटर करता है। क्यों मैटर करता है बेटा? कि इसीलिए कि वो जो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उसका ऑटोमेटिकली बॉन्ड एंगल बढ़ते जाता है। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इसमें O सल्फर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो और एक एग्जांपल लेते हैं NH3 का। NH3 PH3 ASH। देखो बेटा इसमें देखा जाए तो आप सभी को मालूम है ये जो है नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये सब पूरा एक ही ग्रुप के हैं, ये सब एलिमेंट्स। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें नाइट्रोजन है। तो आपने अभी सीखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, तो इसका बॉन्ड एंगल भी इसी तरीके का, इसी प्रकार का होगा। ठीक है ना?
ये भी कुछ, इसमें भी कुछ आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी देखेंगे सेंट्रल एटम का देखा था अभी देखेंगे इफेक्ट ऑफ साइड एटम्स ऑन बॉन्ड एंगल। इफेक्ट ऑफ साइड एटम्स ऑन बॉन्ड एंगल चौथा है ये भी इफेक्ट। फोर्थ इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ साइड एटम। देखो बेटा, मेरे पास दो मॉलिक्यूल है। फर्स्ट हम उसका ट्रेंड देखेंगे। फर्स्ट, बॉन्ड एंगल is inversely proportional to the more electronegative side atom. Electronegative side atom. Electronegative side atom and directly proportional to the size of side atom. And directly proportional to the size of side atom. Directly proportional to the side atom. Size of side atom. समझ है बात? यह ऐसा कह रहा है कि बॉन्ड एंगल किसके आधार पर निर्भर है? बॉन्ड एंगल साइड एटम्स के आधार पर भी निर्भर होता है। जब साइड एटम्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है उसका साइज कम होगा। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका साइज क्या होगा बेटा? कम होगा। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका साइज क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा। ये पीरियोडिक ट्रेंड्स है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। अभी मैं वो चैप्टर भी सिखाने वाला हूँ, पहले अभी इस पर ही फोकस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रख दो, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उसका साइज कम होगा। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका साइज कम होगा। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका साइज ज़्यादा होगा बेटा। अभी आपको एक मैं एग्जांपल्स लेके बताता हूँ। हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, ये है और ये है बेटा। तो जाहिर सी बात है ये जो OF के बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसके पास होंगे? थोड़ा ज़्यादा फ्लोरीन के पास होंगे ना। जब इलेक्ट्रॉन्स इस साइड एटम के पास होंगे तब उसका बॉन्ड एंगल कम होता है बेटा। तब आप भी देखो, ये देखो, ऐसा मैं खड़ा हुआ हूँ, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे दोनों हाथ के बीच का जो है बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। समझ आया मैं क्या बोलता हूँ? देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास ये ऐसे दो ये है। तो इधर जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा है किससे? इससे। देखो ना, इधर एटलीस्ट मैं ये कर्व निकाल पा रहा हूं, इधर वो भी नहीं निकाल पा रहा हूं, तो इधर बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा बेटा। तो जाहिर सी बात है इसका बॉन्ड एंगल कम होगा, इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके जो बॉन्ड पेयर है वो इस साइड होंगे बेटा। समझ आया? तो यही चीज़ है। और एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, H2O और OCl2। इसमें साइज किसकी ज़्यादा है बेटा? क्लोरीन की साइज ज़्यादा है। क्लोरीन की साइज ज़्यादा है, हाइड्रोजन की साइज कम है। तो मैंने क्या बोला था? साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल इसमें किसका ज़्यादा होना चाहिए? क्लोरीन का होना चाहिए।
ठीक है ना। ये सब चीज़ें बॉन्ड पैरामीटर्स की अभी हमने 2 कवर की है बॉन्ड पैरामीटर्स में, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल। अभी तीसरा जो आ जाएगा वो एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, वो भी अभी देखेंगे। बॉन्ड एंथैल्पी अभी क्या हम देखेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी। इसके पहले एक मैं समरी इसका कराना चाहता हूं बॉन्ड एंगल का। बॉन्ड एंगल का पहला क्या है, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। ठीक है ना। दूसरा क्या है, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। तीसरा क्या है, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, एंड फोर्थ क्या है, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। ठीक है ना। ये 4 पॉइंट बॉन्ड एंगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही 4 पॉइंट हमको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर सवाल आ सकता है। ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी। राधिका इकडे ये. बंद कर. आणखी जर वाटलं तर एक 10 मिनिटानं, आणखी 5-10 मिनटाचं. अभी हम देखेंगे बेटा बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड एंथैल्पी मतलब क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, वन मोल ऑफ बॉन्ड. देखो, यदि अगर हमारे पास डायटोमिक कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल है, जस्ट लाइक इधर देखो ए बी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूं ए बी. तो इस ए बी का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम क्या कह रहे हैं बेटा? बॉन्ड एंथैल्पी. तो इसका डेफिनेशन अभी हम इधर लिखेंगे बेटा. इसका डेफिनेशन क्या बता रहा है? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स इन गैसियस स्टेट. देखो बेटा एक बात मैं बताता हूं. इट इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड ऑफ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स. देखो इधर हमने क्या किया है, H2 लिया है. H2 गैस है. H2 गैस को ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हमने क्या किया है? सेपरेट किया है. मतलब इसका बॉन्ड ब्रेक किया है. बॉन्ड ब्रेक करके उन दो एटम्स को सेपरेट किया है. H2 गैस फॉर्म में है, उसका बॉन्ड ब्रेक करके उन दोनों एटम को हमने इधर सेपरेट किया है. H2 किस में है बेटा? गैस में है. तो ये दोनों भी HH गैस में है, दोनों में हाइड्रोजन एटम गैस में है. तो वो ब्रेक करने का जो एनर्जी है, एनर्जी जो है वो एनर्जी कितना है? 435.8 kJ मोल इनवर्स. तो इसी को हम
वो H2 को इसके कंस्टिट्यूएंट में, मतलब H2 मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एटम में लाने के लिए, वो बॉन्ड ब्रेक करके H2 में लाने के लिए जो एनर्जी है, उसी को हम क्या कह रहे हैं बेटा? बॉन्ड एंथैल्पी कह रहे हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई ज्यादा दिक्कत भरी नहीं है। एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, 1 मोल ऑफ बॉन्ड, 1 मोल ऑफ बॉन्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस 1 मोल ऑफ बॉन्ड इनटू पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट, मतलब क्या, हाइड्रोजन में बनाने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको क्या कह रहे हैं? बॉन्ड एंथैल्पी कह रहे हैं। तो ओ का भी ऐसा ही है बेटा, ओ को भी हम ब्रेक करके, ओ में 2 बॉन्ड है बेटा, O2 में 2 बॉन्ड है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो उसको ब्रेक करने के लिए भी हमको एनर्जी क्या लगने वाली है? ज्यादा लगने वाली है। उसको ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी ज्यादा लगने वाली है, इसका मतलब हमको हमारी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी O2 की। किसके मामले में? सिंगल बॉन्ड वाले H2 के मामले में। N2 है, N में ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा, तो ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगेगी। किसके कंपैरिजन में? ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में ट्रिपल बॉन्ड को और ज्यादा एनर्जी लगेगी बेटा, और ज्यादा एनर्जी लगेगी बेटा, ठीक है ना? तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, देन बॉन्ड एंथैल्पी आल्सो इंक्रीजेस। मतलब क्या बोल रहा है? बॉन्ड तुम्हारी ऑर्डर जब इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर जैसी जैसी बढ़ेगी, मतलब तुम्हारी बॉन्ड ऑर्डर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और एल्स 3 भी हो सकती है। जैसी जैसी तुम्हारी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगी, वैसी वैसी तुम्हारी बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी, उतना ज्यादा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये दो पॉइंट जो है वो वही दर्शाते हैं बेटा। क्या क्या दर्शाते हैं? देखो, अच्छे से देखो। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, देन बॉन्ड एंथैल्पी आल्सो इंक्रीजेस। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रही है। लार्जर द बॉन्ड एंथैल्पी, देन स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। जितना ज्यादा तुम्हारा बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगा, उतना ज्यादा तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। देखो, HCl अभी हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल है। HCl को ब्रेक करने के लिए इतनी 431 किलो जूल मोल इनवर्स इतनी एनर्जी लग रही है बेटा। अभी एक पॉलीएटॉमिक का मैं एक सिंपल एग्जांपल है वो समझाता हूँ, इसके बाद हमारा बॉन्ड एंथैल्पी इधर ही खत्म होगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। देखो बेटा, पॉलीएटॉमिक बॉन्ड एंथैल्पी में मैंने H2O का एग्जांपल लिया है। H2O का एग्जांपल लिया है, उसमें देखो आप इसमें आप देखो OH ऐसे हमारे पास 2 बॉन्ड है, मतलब ये A और B ऐसे 2 बॉन्ड है। तो बेटा अभी उसकी बॉन्ड एंथैल्पी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये भी बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब ये एक बॉन्ड OH ब्रेक करना पड़ेगा और ये एक OH बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन मगर यहाँ क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अलग एनर्जी लगेगी और ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अलग एनर्जी लगेगी। वो कैसे, अभी देखेंगे बेटा। देखो, H2O में पहले हमारे पास H2O है, उस H2O का हम एक बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, एक H निकाल रहे हैं, H एंड OH फॉर्म हो रहा है। उसके लिए हमारी एनर्जी कितनी लग रही है? 502 किलो जूल मोल इनवर्स। बाद में वही OH हम ले रहे हैं और उसी OH को हम H और OH में काट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। उसके लिए हमारी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है बेटा? इतनी है, 427 है बेटा। तो देखो, मैंने क्या किया है, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है इसी तरीके का OH, तो मैंने ये वाटर में का, इसमें वाटर में का क्या किया है, एक OH ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करके मेरे पास ये OH और ये H बच गया है। समझ आया? तो वो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है वो 502 किलो जूल मोल इनवर्स है। अभी मेरे पास क्या बच गया है बच्चा? ये OH बच गया है। वो OH को फिर मैंने इसी तरीके से तोड़ा है, तो मेरे पास क्या बच गया?
कि OH को मैंने तोड़ा तो मेरे पास बच गया H प्लस O। तो उसी को मैं दिखा रहा हूं कि OH को मैंने तोड़ा तो मेरे पास क्या हो गया, इस H सेपरेट होके H और O आ गया, उसके लिए इतनी एनर्जी लग रही है। देखो बेटा, आप बोलोगे सर हम तो सेम ही बॉन्ड तोड़ रहे हैं, सेम ही बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं, इधर देखो ये एज भी सेम है, ये एज भी सेम है, हम तो सेम ही बॉन्ड है, उसको ब्रेक कर रहे हैं, मगर डिफरेंट एनर्जी क्यों लग रही है? तो बेटा उसका आंसर क्या है कि हम पहले H2O में का OH ब्रेक कर रहे हैं, बाद में हम OH में का H ब्रेक कर रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात? पहले हम क्या कर रहे हैं, H2O में का H ब्रेक कर रहे हैं, दूसरे कंडीशन में OH में का H ब्रेक कर रहे हैं। तो दोनों केस में केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है, इसीलिए हमको ये डिफरेंट एनर्जी लग रही है। समझ आई इतनी सी बात? तो बेटा मैं वही कह रहा हूं, observe the difference between the two values because change in chemical environment. So first हमने क्या किया, H किस में का ब्रेक किया, H2O का ब्रेक किया, बाद में HOH में का ब्रेक किया। So अभी देखो H2O में हमको क्या दो वैल्यू मिल रहे हैं, किसके, बॉन्ड एंथैल्पी के। तो उसकी एक्यूरेट बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, मतलब कैसे निकालेंगे उसकी बॉन्ड एंथैल्पी? तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी निकालने के लिए देखो, देयरफॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स द टर्म मींस एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इज यूज्ड। एवरेज मतलब कैसी बेटा? एवरेज मतलब क्या है, हमारे पास दो बॉन्ड एंथैल्पीज है, तो इसलिए हमने उसका एवरेज निकाल के 464.5 किलो जूल मोल इनवर्स निकाला है। ठीक है ना? ये बॉन्ड एंथैल्पी इतना ही है, बॉन्ड एंथैल्पी में कुछ भी नहीं है। बॉन्ड एंथैल्पी बहुत आसान है, इसमें सिर्फ क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू 1 मोल ऑफ बॉन्ड, 1 मोल बॉन्ड ऑफ पर्टिकुलर एटम्स, 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ पर्टिकुलर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। समझ आया? तो पर्टिकुलर 2 एटम्स इन गैसियस स्टेट। तो यही सिंपल सी बात है हमारी बॉन्ड एंथैल्पी की, कुछ भी नहीं है। वो बॉन्ड ब्रेक करने की बात यहाँ पर होती है, वो बात किस तरह से होती है, किस प्रकार से होती है, हमने ये भी देख लिया है। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने के बाद क्या हो रहा है, एंथैल्पी ज़्यादा होने के बाद बॉन्ड के साथ बॉन्ड कैसा बन रहा है, तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली ही है। ठीक है बेटा, हमारा लेक्चर आज का यहीं पर ख़त्म होता है। अभी भी कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर से पूछिएगा, बेझिझक पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आंसर देने का मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, थैंक यू।